हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पूजा शर्मा क्लासेस एंड दिस इज़ पूजा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ पे मैथ पेडागोजी को डिस्कस करेंगे। मैथ पेडागोजी के क्वेश्चंस आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो हम इन क्वेश्चंस को समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के अधिगम के संबंध में सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वह गणित अधिगम के संबंध में सही हो जाता है। अधिगम का मतलब होता है आपका सीखना। क्या होता है? अधिगम का मतलब होता है सीखना। तो गणित अधिगम के संबंध में सही है। तो ऑप्शन 1 आता है आपका कि लड़कियों की तुलना में लड़के गणित सीखने में बेहतर होते हैं। ऑप्शन 2 आता है आपका कि विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए अलग कक्षाएं होनी चाहिए क्योंकि वे अन्य बच्चों के साथ नहीं सीख पाते। ऑप्शन 3 आता है कि प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है। ऑप्शन 4 आता है कि गणित में प्रक्रियात्मक प्रवाह सदैव अवधारणात्मक स्पष्टता की ओर ले जाएगा। तो यहाँ पे बताना है कि अधिगम के संबंध में कौन सा कथन सही हो जाता है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि गणित की तुलना में लड़के गणित में बेहतर होते हैं, तो यह बात आपकी बिल्कुल गलत हो जाती है। यह जेंडर स्टीरियोटाइप को यहाँ पे दर्शाता है, तो यह बात आपकी गलत हो जाती है। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए अलग कक्षाएं होनी चाहिए क्योंकि वह अन्य बच्चों के साथ नहीं सीख पाते हैं, तो यह बात भी गलत हो जाती है। क्योंकि हमें शिक्षा को कैसे लेना चाहिए, यानी कि हमारी जो शिक्षा है वह समावेशी शिक्षा। कैसी शिक्षा? समावेशी शिक्षा, यानी कि जो आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन है, यह समावेशी शिक्षा है, यानी कि सभी के लिए समान शिक्षा। सभी के लिए क्या है? समान शिक्षा है। सभी को समान तरीके से लेकर चलना है, चाहे वह विशिष्ट बच्चा है या फिर आपका एवरेज है या फिर किसी तरीके का बच्चा है, यानी हर बच्चे को यहाँ पे क्या लेना है? समान लेना है। ठीक, यहाँ पे बात करते हैं। ऑप्शन 3 में आता है कि प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है और ऑप्शन 4 में आता है कि गणित में प्रक्रियात्मक प्रवाह सदैव अवधारणात्मक स्पष्टता की ओर ले जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे यह 3rd सही आंसर हो जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति है क्या कर सकता है? गणित सीख सकता है। गणित अधिगम के लिए यह बेस्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 आता है। आपको बताना है कि प्राथमिक कक्षा की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में गणित तर्कणा विवेचन के कौशल में विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। तो निम्नलिखित में से कार्य की सबसे उपयुक्त तरीके से सहायता कर सकते हैं, यानी कि कौन से कार्य में उसकी सबसे बेहतर तरीके से सहायता कर सकते हैं। क्या कर रही है? गणित तर्कणा विवेचन के कौशल पर ध्यान केंद्रित कर रही है। तो ऑप्शन 1 आता है आपका कि अपनी कक्षा में गणितीय क्रीड़ाओं और पहेलियों का उपयोग करना। ऑप्शन 2 आता है कि अध्यापक के लिए दिए गए एक सूत्र पर आधारित बहुत सारे प्रश्न देना। ऑप्शन 3 आता है आपका कि नियमित कक्षा परीक्षाओं का आयोजन करना। ऑप्शन 4 आता है कि श्याम पट्ट पर पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को हल करना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्यार्थियों में गणितीय तर्कणा विवेचन के कौशल के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? तो यहाँ पे अपनी कक्षा में गणित क्रीड़ाओं और पहेलियों का उपयोग करना, तो बिल्कुल बात सही है। अभ्यास के लिए दिए गए सूत्र आधारित चीज़ें आपकी गलत होती हैं। रट्टाफिकेशन नहीं कराना। नियमित कक्षाओं का आयोजन करना, तो यह बात भी गलत हो जाती है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित, यह चीज़ें यहाँ पे गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है कि गणित में क्रीड़ाओं और पहेलियों के माध्यम से इनका उपयोग कराना। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है आपका
कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग बच्चों में किसी विशेष अवधारणा के प्रति भ्रांतियों एवं अधिगम में आ रही कठिनाइयों के विश्लेषण के लिए किया जाता है। यहाँ पे बताना है कि गणित में बच्चों को जो उपयोग में किसी भी विशेष अवधारणा के प्रति भ्रांति या अधिगम में आ रही कोई भी कठिनाई का विश्लेषण कैसे किया जाता है, इसका एनालिसिस कैसे किया जाता है। ऑप्शन 1 आता है कि मानक संदर्भित परीक्षा के द्वारा। ऑप्शन 2 आता है मानदंड संदर्भित परीक्षा के द्वारा। ऑप्शन 3 आता है नैदानिक परीक्षा के द्वारा। ऑप्शन 4 आता है औपचारिक शिक्षण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर आपको बताना है कि भ्रांतियों एवं अधिगम में आ रही कठिनाइयों के विश्लेषण के लिए किया जाता है, तो यह आपका कौन सा आंसर हो जाता है? मानक संदर्भित परीक्षा। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे मानक चीज़ें आपको दे रखी हैं, तो यह आपका गलत हो जाएगा। मानदंड संदर्भित गलत हो जाता है। औपचारिक शिक्षण गलत हो जाता है। कठिनाई आ रही है बच्चे को तो हमें क्या देना चाहिए? निदान देना चाहिए, यानी कि उसका कठिनाई का निदान करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है, यानी कि कठिनाइयों का विश्लेषण किया जाता है, तो इसके द्वारा हम क्या करेंगे? निदान करेंगे बच्चों की कठिनाई का। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 आता है, आपको बताना है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के बारे में यहाँ पे आपसे पूछा है कि NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित पाठ्यक्रम को यहाँ पे बताना है कि सबसे कम केंद्रित होना चाहिए। सबसे कम केंद्रित किस चीज़ पर होना चाहिए NCF 2005 के अकॉर्डिंग? तो ऑप्शन 1 आता है कि प्रासंगिक गणितीय शब्दावली के विकास पर। ऑप्शन 2 आता है दिक् स्थान संबंधी समझ के विकास। ऑप्शन 3 आता है प्रतिमानों प्रतिरूपों की पहचान। ऑप्शन 4 आता है कि समस्याओं को हल करने के लिए मानक कलन विधियों का उपयोग। तो यहाँ पे बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाता है NCF 2005 के हिसाब से। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाता है कि प्रासंगिक गणितीय शब्दावली के विकास पर। तो गणितीय शब्दावली के विकास पर यह बात गलत हो जाती है। दिक् स्थान संबंधी समझ के विकास पर, तो यह बात भी आपकी गलत हो जाती है। प्रतिमानों प्रतिरूपों की पहचान, यह बात गलत हो जाती है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है कि समस्याओं को हल करने के लिए मानक कलन विधियों का उपयोग करना, यानी कि जहाँ पे आपको कलन विधि दिख जाए वही आपका राइट आंसर हो जाता है मैथ पेडागोजी के अंतर्गत। यहाँ तक बात क्लियर? जहाँ पे आपको कलन विधि दिख जाए वही आपका सही आंसर हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन का उद्देश्य नहीं है? रचनात्मक आकलन का उद्देश्य नहीं है, तो ऑप्शन 1 आता है आपका कि बच्चों की भ्रांतियों के बारे में जानना। ऑप्शन 2 आता है कि ज्ञान के निर्माण में बच्चों की समझ को आंकना। ऑप्शन 3 आता है कि पिछली अवधारणा पर आधारित नई अवधारणा को क्या करना? प्रस्तुत करना। ऑप्शन 4 आता है कि यह जानना कि शिक्षण युक्ति विधि उपयुक्त है या नहीं है। तो रचनात्मक आकलन का उद्देश्य नहीं होता, तो यहाँ पे रचनात्मक आकलन का कौन सा उद्देश्य नहीं होता, यह बात आपसे यहाँ पे पूछी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे आंसर बताना है कि भ्रांतियों के बारे में जानना, तो यह बात आपकी यहाँ पे क्या हो जाती है? यहाँ पे गलत हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे पूछा है उद्देश्य नहीं होता, यानी कि नेगेटिव के लिए आपको पेडागोजी के अंतर्गत नेगेटिव को देखना है और पॉजिटिव के लिए आपको बेस्ट पॉजिटिव को देखना होता है। तो यहाँ पे बच्चे की भ्रांतियों के बारे में जानना, यह पॉजिटिव है इसलिए गलत हो जाता है। ज्ञान के निर्माण में बच्चों की समझ को आंकना, यह पॉजिटिव है इसलिए गलत हो जाता है। कि पिछली अवधारणा में नई अवधारणा को प्रस्तुत करना, ऑप्शन 4 आता है कि यह जानना कि शिक्षण युक्ति विधि उपयुक्त है या
नहीं। तो कौन सा उद्देश्य नहीं हो जाता, तो यह बात भी आप पे गलत हो जाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है कि पिछली अवधारणा पर आधारित नई अवधारणा को क्या करना, प्रस्तुत करना। यह बात आपकी यहाँ पे सही हो जाती है, क्योंकि नेगेटिव में आपको नेगेटिव ही देखना होता है। क्वेश्चन नंबर 6 आता है कि एक शिक्षक हस्तकौशल सामग्री जैसे कि ब्लॉक, मार्बल इत्यादि का उपयोग गुणन की अवधारणा को विकसित करने के लिए करता है। तो इस प्रकार का हस्तकौशल सामग्री का उपयोग है। ऑप्शन 1 आता है कि शिक्षार्थियों में दुविधा यानी असमंजस उत्पन्न करना है। ऑप्शन 2 आता है कि औपचारिक कलन विधियों को समझने में बाधा डालता है। ऑप्शन 3 आता है छोटे बच्चों को खाली समय देता है। ऑप्शन 4 आता है अवधारणात्मक अधिगम में सहायता देता है, यानी सहायक होता है। तो यहाँ पे बताना है जो हस्तकौशल सामग्री है जैसे कि ब्लॉक, मार्बल इत्यादि का उपयोग गुणन की अवधारणा को विकसित करने के लिए करता है। तो हस्तकौशल सामग्री का उपयोग यह क्या कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है। तो दुविधा, असमंजस उत्पन्न करना, तो यह बात आपकी गलत हो जाती है। औपचारिक कलन विधियों को समझने में बाधा डालता है, यह बात भी गलत होती है। छोटे बच्चों को खाली समय देना, यह बात गलत है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाता है कि अवधारणात्मक अधिगम में क्या होता है, यह सहायक होता है। हस्तकौशल सामग्री है वह अवधारणात्मक अधिगम में सहायक होती है, सीखने में सहायक होती है। हस्तकौशल का मतलब होता है हाथ से लिखा हुआ कौशल, हाथ से लिखने वाली विधियाँ हैं, यह क्या होती हैं, सीखने में बहुत ही ज़्यादा सहायक हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। एनसीएफ आपका चैप्टर है। एनसीएफ से आपके सीटेट में एनसीएफ 2005 से आपके सीटेट में आपके 5 क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इसको अच्छे से समझना है। तो यहाँ पे एनसीएफ 2005 के अनुसार विविध संस्कृतियों, पटरी विक्रेताओं और आम लोगों के द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित को प्राइमरी कक्षा के आधार पर गणित पाठ्यचर्या में शामिल किए जाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पे बताना है इसके लिए, एनसीएफ के लिए, कि यहाँ पे कौन सा कथन प्राइमरी कक्षा के लिए गणित में यह सही नहीं है। तो यहाँ पे औपचारिक गणित, पटरी विक्रेताओं तथा आम लोगों के द्वारा प्रयोग किए जाने गणित में कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन 2 आता है कि आम लोगों के द्वारा उपयुक्त गणित क्रियाएं काफ़ी समृद्ध और महत्वपूर्ण तथा उनको कक्षाई चर्या में शामिल किया जाता है। ऑप्शन 3 आता है कि विविध संस्कृतियों में उपयुक्त गणितीय व्यवहारों को शामिल करना गणित के अधिगम को रुचिपूर्ण और प्रासंगिक बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन 4 आता है कि विविध पृष्ठभूमि में आए बच्चे संख्याओं, गणित, गिनती और पलकरण में विभिन्न तरीकों में कक्षाई चर्चा को शामिल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर आपको बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है ऑप्शन 1 आता है कि औपचारिक गणित पटरी विक्रेताओं के नाम तथा उन लोगों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले गणित का कोई संबंध नहीं है। तो यह बात यहाँ पे आपकी सही हो जाती है। आगे ऑप्शंस देखते हैं कि आम लोगों के द्वारा उपयुक्त गणितीय क्रियाएं काफ़ी समृद्ध हैं, समृद्ध आपका पॉजिटिव हो जाता है। और चर्चा शामिल किया जाना, चर्चा भी आपका डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन यानी कक्षाई चर्चा, तो यह भी आपका पॉजिटिव होता है। तो यह बात आपकी यहाँ पे गलत हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपसे नेगेटिव पूछा है। विभिन्न संस्कृति, जहाँ पे आपको विभिन्न दिख जाए पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे गलत हो जाएगा। विविध पृष्ठभूमि, तो यह बात भी यहाँ पे आपकी गलत हो जाती है। विविध तरीके, विविध पृष्ठभूमि, कक्षाई चर्चा, इन चीज़ों को यहाँ पे शामिल किया जा रहा है, क्योंकि यह पॉजिटिव है, तो इसलिए यह गलत हो जाते हैं। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। नहीं के लिए नहीं वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। जब बच्चों को दो भिन्नों को जोड़ने के लिए कहा जाता है, यानी जब बच्चों को दो भिन्नों को जोड़ने के लिए कहा जाता है, तब सामान्य त्रुटि को जो गणित शिक्षक अक्सर पाता है, तो यह बच्चे अंश
को अंश के साथ और हर को हर के साथ जोड़ते हैं। ऐसी त्रुटि का सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? ऐसी त्रुटि का सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? तो ऑप्शन 1 आता है आपका लिखित अभ्यास का अभाव, ऑप्शन 2 आता है कक्षा में सतर्कता का अभाव, ऑप्शन 3 आता है प्राकृतिक संख्याओं के योग से संबंधित बच्चों की पूर्व समझ, ऑप्शन 4 आता है आपका कि गणित शिक्षण अधिगम सामग्री की अनुपलब्धता। तो क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे सही आंसर आपको बताना है क्या हो जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का कि अंश को अंश के साथ और हर को हर के साथ जोड़ते हैं, यह चीज़ आपकी क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर लिखित अभ्यास का अभाव है, तो यह बात गलत हो जाएगी। सतर्कता का अभाव है कक्षा में, तो यह भी बात गलत हो जाएगी। प्राकृतिक संख्याओं के योग से संबंधित बच्चों की पूर्व समझ, तो यह पूर्व समझ बिल्कुल सही है। शिक्षण अधिगम सामग्री में अनुपलब्धता, तो यह बात गलत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 आपका सही आंसर हो जाता है कि योग से संबंधित क्या है? पूर्व समझ है बच्चे में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि निम्नलिखित में से आकलन की कौन सी विधि अधिगमकर्ताओं के बीच गणित में भय और चिंता को कम करने में सहायता करेगी? भय और चिंता को कम करने में सहायता करेगी, तो यह आपकी परियोजना होती है, सहयोगी अधिगम कार्य होता है, पेपर पेंसिल टेस्ट होता है, या फिर आपका योगात्मक आकलन होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है, सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन 1 में दे रखा है बी और सी, ऑप्शन 2 में दे रखा है आपको यहाँ पे ऑप्शन 2 में दे रखा है कि ए और डी, ऑप्शन 3 में दे रखा है बी और डी, ऑप्शन 4 में दे रखा है ए और बी। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सी विधि अधिगमकर्ताओं के बीच गणित में भय और चिंता को कम करने में सहायता करेगी। भय और चिंता को कम करने में सहायता करेगी, कौन सी ऐसी विधि है? तो यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे आपकी परियोजना विधि यानी प्रोजेक्ट कार्य होता है, बिल्कुल बात सही है। सहयोगी अधिगम कार्य, बिल्कुल बात सही है। पेपर पेंसिल टेस्ट गलत हो जाता है, और आपका योगात्मक आकलन गलत हो जाता है। समेटिव असेसमेंट गलत होता है आपका। FA ठीक होता है, ऐसे आपका यह नहीं होता। FA यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि रचनात्मक आकलन आपका सही होता है, और योगात्मक आकलन आपका यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे आपका A और आपका B सही आंसर हो जाता है, तो इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति विशिष्ट ज्ञान का उदाहरण है? संस्कृति विशिष्ट ज्ञान का उदाहरण हो जाता है जो कि प्रारंभिक स्तर के गणित अधिगम में बहुत छोटे बच्चों के द्वारा क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन बनाता है कि अधिगमकर्ता के द्वारा उपयुक्त संख्या शब्द, ऑप्शन 2 आता है कि संख्या संक्रियाएं, ऑप्शन 3 आता है दिक् स्थान संबंधी समझ, ऑप्शन 4 आता है गणितीय पहेलियां आदि हल करना। तो यहाँ पे बताना है कि प्रारंभिक स्तर पर गणित में बहुत छोटे बच्चों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो यहाँ पे बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाता है। इसका सही आंसर आपको बताना है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर कि अधिगमकर्ता के द्वारा प्रयुक्त संख्या शब्द, बिल्कुल बात सही है। संख्या संक्रियाएं, तो यह बात गलत हो जाएगी। दिक् स्थान गलत हो जाएगा। पहेलियों को हल करना, तो यह बात गलत हो जाएगी, क्योंकि छोटे बच्चों के द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है, प्रेजेंट किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि अधिगमकर्ता के द्वारा प्रस्तुत संख्या शब्द। यहाँ तक बात क्लियर, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। और आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट होता है, अगर आपको किसी भी टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए, तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से बोल सकते हैं। आगे की नेक्स्ट क्लास आपकी संस्कृत पेडागोजी की होगी, संस्कृत पेडागोजी की आपकी क्लास होगी, तो आप उस क्लास को देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसमें हम संस्कृत पेडागोजी को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं फिर आपका आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।